सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य के न्यू सिलेबस के बारे में, जो कि 2022 के अकॉर्डिंग होगा। नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग जो है 2022 में वो शिक्षा नीति लागू हो रही है यूनिवर्सिटीज़ के पाठ्यक्रमों पर। तो उस पाठ्यक्रम के अनुसार जो कॉमन सिलेबस है लगभग सभी विश्वविद्यालयों का, उसके अनुसार अगर बात की जाए तो BA फर्स्ट सेमेस्टर जो प्रणाली परीक्षा होने वाली है, उसमें जो BA फर्स्ट सेमेस्टर है जो 2022 में जिन छात्राओं ने एडमिशन लिया है, उनकी अगर मैं बात करूं तो पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। प्रश्न आने के लिए जो है आपको मॉडल पेपर तो देखना पड़ेगा, उससे पहले आपको उसके सिलेबस को समझना परम आवश्यक है। तो संस्कृत साहित्य के BA फर्स्ट सेमेस्टर अर्थात BA प्रथम सेमेस्टर का जो है सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा इस वीडियो के अंतर्गत। ओके, बहुत कुछ बदल गया है मेरे भाई, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। और यही बात मैं बार बार बोलना नहीं चाहता, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि वीडियो में लाइक अगर आप देते हो तो ज़्यादा मोटिवेट जो है मुझे करते हैं, और उसी के हिसाब से आपकी पढ़ाई की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनमें वृद्धि हुआ करती है, स्वतः ही हो जाती है, उसमें मुझे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और भी ऊर्जान्वित होकर के आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो आइए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गंवाए। इससे पहले बहुत सारे जो है सब्जेक्ट का सिलेबस ऑलरेडी शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर अभी लगभग एक हफ्ते से जो है आपका नया सिलेबस हम विस्तार से बता रहे हैं। इसको देखिए, मॉडल पेपर भी आपका हिंदी, समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस इन सभी का दे चुका हूं, और इतिहास का भी हमने दे दिया। उन सभी को देख लीजिए जिसका मैंने दिया है, और जल्द ही आपके सामने BA सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इन सभी का भी मॉडल पेपर और सिलेबस देने का प्रयास। कुछ सिलेबस पहले से तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के सिलेबस लगभग सेम ही है, जैसा पहले होते थे वैसे हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में चेंजमेंट हुआ है। चूँकि ये परीक्षा जो प्रणाली होगी सेमेस्टर वाइज, मतलब एग्जाम्स होंगे, मतलब ईयरली एग्जाम्स नहीं होंगे, ये सेमेस्टर वाइज होंगे। मतलब आपको अब 6 एग्जाम्स जो होंगे प्रत्येक 6 महीने पर देने होंगे, मतलब कि एक एक एग्जाम देने होंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य है तो प्रत्येक 6 महीने पर आपको पेपर देना होगा। आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार सिलेबस में आपकी क्या क्या चीज़ें संकलित हैं। सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत है। BA प्रथम वर्ष संस्कृत प्रथम सेमेस्टर। प्रश्न पत्र है संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण। संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण को आपको पढ़ना है, पेपर का नाम है यह। जब भी आप पाठ्यक्रम की ओर प्रवेश करते हैं सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र में मिलेगा संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण। पूर्णांक कितना है? 25 + 75, मतलब 75 के आपके जो है एक प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको एक प्रकार से लिखित तौर पर दिए जाते हैं। बाकी कुछ जो है विश्वविद्यालय स्तर पर आपको नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, आप बात ध्यान रखेंगे, तो उसमें 25 नंबर वो हो जाता है। प्रथम भाग, इसमें 2 भाग आप देखेंगे, तो प्रथम जो भाग होगा वो लगभग 4 इकाइयों का प्रथम भाग होगा। उसके बाद में जो है अगली जो 4 इकाइयाँ होंगी उसमें जो है जो व्याकरण हम समझेंगे वो द्वितीय भाग होगा। तो इसमें दोनों को हमको पढ़ना होगा एक ही वीडियो के अंतर्गत। ठीक, तो प्रथम भाग में हम सिलेबस को डिस्कशन करने की मुद्रा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? संस्कृत वाङ्मय में पारंपरिक ज्ञान, विज्ञान एवं राष्ट्र गौरव। ये क्या है? ये जो है आपका का है, मतलब इकाई 1 इसको आप बोल सकते हो, इकाई 1 का एक प्रकार से भाग। इसमें आपको संस्कृत वाङ्मय में पारंपरिक जो ज्ञान है या विज्ञान है, राष्ट्र गौरव है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है। हमको इसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य दोनों के बारे में जानना है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में क्या भारतीय दर्शन है, और साथ ही साथ वैदिक जो है संस्कृत साहित्य में कौन सा भारतीय विचार रहे हैं। तो उन विचारों को वैदिक और लौकिक दोनों तरीके से हमको समझना। एक वैदिक संस्कृत है, एक लौकिक संस्कृत है, तो दोनों के दर्शन, दोनों के विचारों में हमको जो है देखना कि दोनों में क्या अंतर होता है, क्या समानताएं होती हैं, और दोनों क्या क्या चीज़ें वास्तविक रूप से हैं, इसको समझेंगे। उसके बाद में भूगोल और खगोल शास्त्र उस समय कैसा था वैदिक और लौकिक साहित्य में। उसके बाद में गणित, ज्योतिष, इन सभी के बारे में हमको थोड़ा बहुत जानकारी जो है इकट्ठा करनी, ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन एक सामान्य जानकारी, जिससे क्या हो कि हमारे अंदर ये पता हो कि हाँ हमने इसके बारे में जानकारी ग्रहण की है। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अंक पद्धति जो प्राच्य एवं नव्य अंक पद्धति में है, इनमें एवं अंक का क्या करें आप, अंक संकेत का विवेचन करें, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। या फिर वैदिक अंक पद्धति जो है जिसको प्राच्य कहते हैं एवं गणित का वर्णन करें, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। खगोल शास्त्र का सामान्य परिचय दिए, ऐसे कुछ प्रश्न पूछेगा। आयुर्वेद की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन कीजिए। या फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो विज्ञान है उस पर प्रकाश डालिए, ऐसे प्रश्न। या फिर संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय भावना या राष्ट्र गौरव का विवेचन कीजिए, ऐसे प्रश्न आए दिनों एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। या फिर वैदिक एवं लौकिक साहित्य की विशेषताएं बताइए, ऐसा प्रश्न पूछेगा। तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे ये पूछे चाहे
वैदिक एवं लौकिक संस्कृत साहित्य में भारतीय दर्शन का उल्लेख करने को पूछे, बात एक ही होती है। तो इन सभी मुद्दों को हम यहाँ पर जब चैप्टर वाइज वीडियो आपको देने का प्रयास रहेगा तो उसमें देने का जो है फुल प्रयास किया जाएगा इन सभी बातों को बताने का। अगला है आपको वास्तु पढ़ना। वास्तु माने होता है घर वाला, कि घर में जो है किस कहाँ पर कौन सा कमरा होना चाहिए, कहाँ पर पूजा का जो है कक्ष होना चाहिए, कहाँ पर एक प्रकार से किचन होना चाहिए, कहाँ पर बाथरूम होना चाहिए, कहाँ पर बेडरूम होना चाहिए, कहाँ पर जो है तमाम सारी चीज़ें जो मतलब आंगन का हिस्सा होना चाहिए, कि तो मतलब ये तमाम सारी ये सब वास्तु जो है चीज़ें हैं। योग वगैरह के बारे में, योग तो सभी लोग जानते हैं, आयुर्वेदा के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, विज्ञान के बारे में, संगीत के बारे में इत्यादि का हमको क्या देखना है भाई, सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन देखना है। ये संस्कृत साहित्य में आप चल रहे हो तो ये आपको नया पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ये तमाम सारी बातें सम्मिलित करी गई हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपसे सुश्रुत संहिता के बारे में प्रश्न पूछ सकता है, चरक संहिता के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। चरक संहिता जो है मुख्य रूप से आयुर्वेद क्षेत्र में जो है चरक के योगदान को लेकर के इसमें बातें बताई गई। तो इसको कभी कभी आपसे नक्षत्र एवं आकाशीय पिंडों की प्राचीन अवधारणा जो बताई गई थी उसके बारे में, ज्योतिष है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको, और साथ ही साथ संगीत और संगीत पद्धति का विवेचन करने को एग्जाम से प्रश्न बन सकता है। तो इन सभी को देने का प्रयास आपका जो है सामान्य तरीके से रहेगा, बट जो है आप सभी लोग एक बार जो है अगर हो तो आप इन सभी को पढ़ेंगे और ये चीज़ें आपके सिलेबस में संकलित है। खा में हम प्रवेश करते हैं। खा में आपको क्या पढ़ना है, संस्कृत काव्य एवं व्याकरण का सामान्य परिचय, प्रमुख आचार्य। तो इसको आपको पढ़ना है, क्या जो प्रमुख आचार्य रहे हैं संस्कृत काव्य के और व्याकरण के। सबसे पहले संस्कृत काव्य का हमको परिचय देखना है सामान्य, उसके बाद में व्याकरण का परिचय उसके देखना है। साथ ही साथ जो प्रमुख आचार्य रहे उस समय के उनके बारे में हमको देखना है, ठीक है। चाहे वे महाकवि माघ रहे हों, चाहे भारवी रहे हों, चाहे कालिदास रहे हों, या इसी प्रकार से व्यास जी रहे हों, या इसी प्रकार से बात की जाए महाकवि श्रीहर्ष हों, या महाभाष्यकार हों, कात्यायन हो, पाणिनि हो, तो इन सभी के बारे में हमको देखना है यहाँ पर, ठीक। सबसे यहाँ पर क्या है, महाकवि वाल्मीकि के बारे में देखना है, महाकवि वेद व्यास जी के बारे में हमको पढ़ना है सामान्य जानकारी। उसके बाद में महाकवि कालिदास के बारे में पढ़ना है, महाकवि भारवी के बारे में पढ़ना है, महाकवि माघ के बारे में पढ़ना है, श्रीहर्ष के बारे में पढ़ना है, पाणिनि के बारे में पढ़ना है, कात्यायन के बारे में पढ़ना है, पतंजलि के बारे में पढ़ना है। तो ये इतने जो हैं आप में व्याकरण ग्रंथ के जो उल्लेखक हैं, मतलब कि उसमें संस्कृत व्याकरण में इनको हमको पढ़ना है। जैसे प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे, प्रश्न पूछेगा मेरे भैया कि संस्कृत महाकाव्य की पृष्ठभूमि पर सारगर्भित प्रकाश डालिए, या फिर प्रश्न पूछ लिया गया कि किरातुर्जनियम का संक्षिप्त परिचय दीजिए, या फिर प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, या फिर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया मेरे भाई मेरे दोस्तों, आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है कि जो भारवी ने किरातुर्जनियम लिखा था उसकी विवेचना करने को, या भारवी का जीवन वृत्त पूछ सकता है, या व्यासकृत महाभारत पर एक लेख को लेकर के प्रश्न पूछ सकता है, या फिर रामायण और महाभारत का तुलनात्मक विवेचन करने को प्रश्न बन सकता है, या संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय दीजिए और महाकाव्य के लक्षण एवं उद्भव बताइए। ऐसे प्रश्न एग्जाम से में आपको आए दिनों मिलेंगे। तो इसलिए ऐसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि माघे संति त्रियो गुणा, ये उक्ति है और इस उक्ति की पर प्रकाश डालने को लेकर के एग्जाम से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो हमने आपको बताई, ठीक। तो संस्कृत काव्य में ये चीज़ें। अगला हम बढ़ते हैं, अगला दूसरा पॉइंट। दूसरा में आपको सबसे पहले किरातुर्जनियम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, किरातुर्जनियम। तो किरात अर्जुनियम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये महाकवि भारवी जो है ने लिखा है किरातुर्जनियम। इसके काव्य श्रेष्ठों के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। साथ ही साथ जो है इसमें अंदर की बातें, जैसे कि इसमें दुर्योधन का चरित्रण पूछ सकता है आपसे, और जो है भारवी के राजनीतिक ज्ञान की समीक्षा को लेकर के भारवी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय आपसे पूछ सकता है। तो कई प्रकार के यहाँ पर प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए इसको जो है आपको पढ़ना परम आवश्यक है, ठीक। तो यह बात ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमने आपके सामने बताई कि हाँ क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ऐसा चाहे किरातुर्जनियम का संक्षिप्त परिचय रहा हो, ठीक है, महाभारत का वैशिष्ट्य निरूपित करने को लेकर के, तो कई चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। किरातुर्जनियम जैसे उसमें एक आध दो श्लोक अगर आपके सामने पढ़ूँ तो जैसे कि एक श्लोक है, आचार्य मल्लिनाथ का कथन है जो है इस महाकाव्य के नायक अंगिरस जो हैं उनके बारे में किरातुर्जनियम के। उन्होंने कहा कि नेता मध्यम पांडवो भगवतो नारायण श्यामरजः आस्तारस्योत कर्षकृते तो वर्ण ततारम दिव्या किरातः पुनः श्रृंगारादिरासो अमत्र विजयी नीर प्रधानो रसः शैलाद्यानि जवर्णतानि बहुसो दिव्यास्त्रलाभ फलम। इस प्रकार से बहुत सारे श्लोक प्रचलित हैं।
अब ये सभी के संक्षिप्त परिचय को लेकर के धीरे धीरे बताने का प्रयास ऐसा रहेगा। और जो है आप सभी को पता भी होगा कि जो है रामायण का अंगिरस क्या है। तो रामायण का अंगिरस आप सभी को पता है। तो इन सभी के बारे में हमको काव्यासात्मा चा एवार्थ असतः आदि कवे पुरः कौच द्वंद्व वियोगोत्था शोकः अश्लोकत्वामागतः। तो ये चीज़ें हैं। तो हमको सबसे पहले किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग पढ़ना है। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग जो है संपूर्ण हमको पढ़ना है। ठीक, इसकी व्याख्या से लेकर के प्रश्न बनेगा और समीक्षात्मक प्रश्न भी बनेगा। तो किरातार्जुनीयम से कैसा कैसा प्रश्न बनेगा भाई, एक तो व्याख्या को लेकर के प्रश्न बनेगा और साथ ही साथ व्याख्या के साथ ही साथ आपको कैसा प्रश्न बनेगा, कुछ जो है आपका जैसे कि समीक्षात्मक जो प्रश्न होते हैं वैसे प्रश्न आपसे बनेंगे। तो इसमें आप सभी को पता होना चाहिए सारी बातें। ठीक, आगे कौन सा है आपके जो है कुमार संभव रचना संकलित है। कुमार संभव जो है उसका प्रथम सर्ग आपको पढ़ना है। श्लोक संख्या 1 से लेकर के 25 श्लोक तक आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर इससे व्याख्या पूछी जाएगी और व्याख्या के साथ ही साथ समीक्षात्मक प्रश्न भी एग्जाम से बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। ठीक, सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण व्याख्या देखनी है, कुमार संभव की हो चाहे किरातार्जुनीयम की हो। उसके बाद में कुछ समीक्षात्मक प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे कि पूछ लिया जा सकता है कुमार संभव का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसके कथानक पर प्रकाश डालिए। या फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हिमालय का वर्णन नागाधिराज के रूप में करिए और विवेचना प्रस्तुत करिए। या फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कुमार संभव के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त सूक्तियों का उल्लेख कीजिए। या कुमार संभव की कथावस्तु के स्रोत की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। या कालिदास के पांडित्य की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। क्योंकि कुमार संभव किसके द्वारा लिखा गया जो है महाकाव्य है, महाकवि कालिदास द्वारा कृत है। कौन? कुमार संभव। और उसका प्रथम सर्ग मतलब श्लोक 1 से लेकर के श्लोक संख्या 25 तक, मतलब 25 श्लोक आपके कुमार संभव के आपको पढ़ने हैं। ठीक, उसके बाद में अगला जो है आपके सामने पढ़ना क्या है, नीति शतकम। नीति शतकम किसने लिखा है भैया, तो भर्तृहरि ने लिखा है। किसने लिखा है? भर्तृहरि। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न सबसे पहले इसकी व्याख्या को लेकर के आएगा, अर्थ को लेकर के। और इसमें भी नीति शतकम के श्लोक संख्या 1 से लेकर के 25 तक 25 श्लोक भी इसमें से भी संकलित हैं। इनके श्लोक के अर्थों को हमको पढ़ना है, यानी अनुवाद जो होता है उसको, तो अनुवाद यहाँ करने को आएगा प्रश्न। उसके बाद में मूल्य परक प्रश्न कुछ पूछे जाएंगे, मतलब समीक्षात्मक प्रश्न जिसको कहते हैं। जैसे प्रश्न पूछ लिया गया कि श्री भर्तृहरि का जीवन वृत्त बताएं, या फिर भर्तृहरि का स्थिति काल बताइए तथा उनकी रचनाओं का निरूपण कीजिए। या फिर आपसे प्रश्न पूछ लिया कि भर्तृहरि की कृतियों की में नीति शतक का वर्ण विषय क्या है, इसको बताएं। या फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नीति शतक में मिलने वाली महत्वपूर्ण शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। कुछ ऐसे प्रश्न बनेंगे, तो इनको आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में तो ये इतना तो हो गया आपका कुल मिलाकर के जो है भाग 1 से। द्वितीय भाग में आप जैसे प्रवेश करेंगे, द्वितीय भाग में मेरे प्यारे दोस्तों आपको 5वां मुद्दा मतलब 5वीं इकाई में संज्ञा प्रकरण के, अब यहाँ पर आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तक आप साहित्य में थे, आपने साहित्य में 3 चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं। पहला किरातार्जुनीयम का, ये मतलब किरातार्जुनीयम है, किरातार्जुनीयम। ठीक, तो किरातार्जुनीयम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? महाकवि भारवी के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा कौन है? कुमार संभवम है। तो कुमार संभवम किसके द्वारा लिखा गया है? महाकवि कालिदास द्वारा कृत है। और बात की जाए तो जो है नीति शतकम किसने लिखा है? तो भर्तृहरि ने लिखा है। तो इसके 25 श्लोक जो है कुमार संभव के नीति शतकम के हैं, और किरातार्जुनीयम का जो है पहला पूरा का पूरा सर्ग है। अब यहाँ पर हम जो है व्याकरण में प्रवेश करते हैं। व्याकरण में सबसे पहला क्या है? संज्ञा प्रकरण आपको देखना पड़ेगा। लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। संज्ञा प्रकरण सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे कि अच संधि हो गई, हल संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, इन सभी संधियों के बारे में आपको देखना पड़ेगा। इसकी सूत्र व्याख्या और सूत्र निर्देश पूर्वक संधि एवं संधि विग्रह, इन सभी को पढ़ना पड़ेगा। हल संधि का भी यही पढ़ना पड़ेगा, विसर्ग संधि का भी सभी पढ़ना पड़ेगा। और आपसे यहीं पर क्या प्रश्न पूछेगा, जैसे यहाँ पर देखो अच संधि दिया है, हल संधि दिया है, विसर्ग संधि दिया है, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर क्या लिखा है? अच संधि में अगला है अच संधि। इसमें इसका सूत्र देखना, सूत्र व्याख्या देखनी पड़ेगी। संधि की सूत्र निर्देश पूर्वक क्या है इसको देखना पड़ेगा, उसकी पूर्वक संधि क्या है इसको देखना पड़ेगा। संधि विग्रह कैसे क्या आता है अच संधि में, और हल संधि का भी सूत्र व्याख्या और सूत्र निर्देश पूर्वक संधि और संधि विग्रह। इसी प्रकार से विसर्ग संधि का भी सूत्र व्याख्या एवं सूत्र निर्देश पूर्वक संधि और संधि विग्रह, इतना चीज़ें
चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न हो सकता है आपसे इससे बने, माहेश्वर सूत्र के बारे में आपसे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है। क्योंकि माहेश्वर सूत्र जो है संस्कृत के जो अक्षर होते हैं, जैसे वर्णमाला है हिंदी में, वैसे माहेश्वर सूत्र जो है वो जो है निकले हैं भगवान शंकर के डमरू से। माहेश्वर सूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी को लेकर के प्रश्न एग्जाम्स में आए दिनों बनते हैं, तो इनको जरूर आप पढ़ लीजिएगा कि माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं, उनको आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से प्रश्न बनते हैं जो है इसको लेकर के कि हाँ मतलब माहेश्वर जो सूत्र है वो क्या है, और माहेश्वर सूत्र के जो है परिचय को लेकर के एग्जाम से में आता है प्रश्न। ठीक, इसको देखिएगा और विस्तार से सारी चीज़ों को हमने आपको सामने, विवार से क्या अभिप्राय है, एग्जाम से प्रश्न माहेश्वर सूत्र कितने हैं आपसे पूछेगा, तो कितने हैं माहेश्वर सूत्र, तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। यह बात भी ध्यान रखेंगे, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। आपसे एग्जाम से अष्टाध्यायी की रचना किसने की है ये भी पूछ सकता है। पाणिनि ने की है। अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं। व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है भी जान लीजिए, जो है कौन सा है, ऐन्द्र तंत्र। ऐन्द्र तंत्र जो है व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, संस्कृत में बात की जाए। व्याकरण का दूसरा नाम भाष्यकार ने क्या रखा है, तो शब्दानुशासन कहा है व्याकरण का दूसरा नाम किसने, भाष्यकार ने। युधिष्ठिर मीमांसा के अनुसार पाणिनि की स्थिति काल क्या है, तो लगभग 2800 ईसा पूर्व जो है इनकी जो है क्या है, युधिष्ठिर मीमांसा के अनुसार पाणिनि का स्थिति मतलब उनकी समय काल है। इस प्रकार से तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो इसको आपको पढ़ना परम आवश्यक है। ठीक, और 14 माहेश्वर सूत्र के जो है वर्ण जो है कैसे हैं भाई, 14 माहेश्वर सूत्र के जो वो एक प्रकार से सूत्र हैं वो कौन से हैं, जो है आई उड़ पहला है, दूसरा है रिलोक, तीसरा कौन सा ए ओड़, और जो है चौथा कौन सा ए औच, उसके बाद में पांचवा कौन सा है हाई बरट, और जो है छठवा है आपका लड़, उसके बाद में जो है आपका सातवां जो है वो क्या है, जो है इमड़म, और उसके बाद में जो आठवां है आपका कौन सा है झामन झामण, और उसके बाद में जो आपका नवावां है वो कौन सा है गणधस, उसके बाद में 10वां जो है जो है जब गणदस, उसके बाद में जो 11वां है आपका और खफ छठ छठत चटवत चटतो, और जो आपका 12वां है कप्यय, और उसके बाद में जो 13वां है आपका सससर, और जो 14वां है वो कौन सा है हल। ये 14 सूत्र जो है भगवान शंकर की कृपा से पाणिनि मुनि को प्राप्त हुई थी। इसके आधार पर ही पाणिनि ने केवल 3978 सूत्रों में संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया, और शास्त्र में लाघव लाने में मुख्य हेतु अण आति मतलब आदि जो प्रत्याहार हैं इसकी जो है सिद्धि के लिए एक तो अनुबंधों न और ण और आदि को जोड़ना जो है एक प्रकार से दूसरे वर्णों में परिवर्तन करना हुआ, ये दोनों आवश्यक थे। और ये दोनों बातें बिना वर्णों का उपदेश किए हो नहीं सकती थी, इसलिए लौकिक वर्णमाला के रहते हुए भी उसमें भिन्न इस वर्ण का जो है एक प्रकार से सामान्य का उपदेश दिया गया है। और 14 जो वर्णमाला में जो बातें बताई गई थी अय्यण रिलोक ओड़ ये सब एवोच, इन सब को मिला करके एक जो है अंत में कुछ वर्ण बनाए गए। ये 14 जो है पहला कौन सा है का हलंत, और उसके बाद में डा हलंत चा हलंत ता हलंत, फिर उसके बाद में ड़ा हलंत मा हलंत, उसके बाद में हलंत माने होता है आधा या, उसके बाद में शू मतलब शाह, और उसके बाद में वा या रा ला, ये 14 जो है क्या है ये संज्ञा है जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान जो है एक प्रकार से इसमें भी आप चाहे देखेंगे तो जो है कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, मूर्धा है, दंत है, इन सभी के हिसाब से जैसे हिंदी में आप देखते हैं ए दंतो कंठ तालु हो, ए और ओ जो होता है कंठ तालु से है, ओ और औ जो है कंठोष्ठ है, और दौतो कंठोष्ठम, ये सब चीज़ें जो है वो इसी चीज़ों से बताई गई हैं। और बड़ी विस्तार से जब हम जो है लोप संज्ञा क्या होती है इसको समझाएंगे, उदात्त अनुदात्त व स्वरित क्या होता है इसको समझाएंगे, तो हम सारी चीज़ें समझेंगे। अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं, विसर्ग क्या होते हैं, तमाम सारी चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में थोड़ी बहुत अभी आई होंगी, बाकी और बातें जब बाद में पढ़ाया जाएगा तो आएंगी। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो आपने देखा जो द्वितीय भाग में ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, संज्ञा प्रकरण आपको देख लेना है, लघु सिद्धांत कौमुदी जो है ये व्याकरण ग्रंथ है तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आच संधि का सूत्र व्याख्या, सूत्र निर्देश पूर्वक संधि और संधि विग्रह ये सब पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हल संधि का भी और इसी प्रकार से विसर्ग संधि का भी। तो ये था एक प्रकार से आपका सिलेबस जो कि संस्कृत का था, हमने बता दिया। इससे बाद और बता दूं और भी सिलेबस के वीडियो जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगी।
जैसे बता दूं आपको कि समाजशास्त्र का सिलेबस ऑलरेडी पहले से जो है पूरा नया सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया लगभग 1 घंटे में, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसी के साथ ही साथ दर्शन शास्त्र का सिलेबस जल्दी आपको दूंगा, मॉडल पेपर भी देने का प्रयास, सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर भी दे दिया है, उसको देख लीजिएगा। मनोविज्ञान का जल्दी आपके सामने सिलेबस देने का प्रयास रहेगा। जियोग्राफी का सिलेबस दे दिया हमने, मॉडल पेपर नहीं दिया, जल्दी मॉडल पेपर दे दिया जाएगा इसका। इकोनॉमिक्स का भी इसी प्रकार से आपको देने का प्रयास रहेगा, सिलेबस और मॉडल पेपर दोनों देने का अभी दिया नहीं गया। संस्कृत साहित्य का आज हमने आपके सामने रख ही दिया। इंग्लिश लिटरेचर का नया सिलेबस भी हमने डिस्कस कर दिया है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जल्दी मॉडल पेपर दे दूंगा इसका, इसको देख लीजिएगा। मध्यकालीन इतिहास का भी हमने जो है एक प्रकार से सिलेबस शायद दिया है कि नहीं दिया है, अभी शायद दे दिया हमने, लगभग सिलेबस दे दिया आपको, और या सिलेबस शायद नहीं, वो मॉडल पेपर दिया है, तो जो भी दिया है उसको देख लीजिएगा। मध्यकालीन का कुछ दिया है हमने। गृह विज्ञान का भी हमने दे दिया है नवीनतम जो है मॉडल पेपर, आपको उसको देख लीजिएगा, सिलेबस जल्दी दे दूंगा। प्राचीन इतिहास का सिलेबस भी दे दूंगा, मॉडल पेपर दे दिया है, इसको देख लीजिएगा। और ठीक है, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस मॉडल पेपर सब मिल चुका है आपको, उसको देख लीजिएगा। सोशियोलॉजी का तो सारा चीज़ हमने आपको बता ही दिया। तो इतनी चीज़ें थी जो आपको समझने लायक परम आवश्यक बातें थी। तो फिर जो है हम लोग विदा लेते हैं, और आप लोग जो है आसानी से पढ़िए। और आज की क्लास में इतना ही। जो है लगभग आपने संस्कृत साहित्य के सिलेबस को अच्छे से समझा। इसका स्क्रीनशॉट फट से ले लीजिए, तो तुरंत स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। वीडियो को स्किप कर लीजिएगा बाद में, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको फिर से देख लीजिएगा। इसका भी ले लीजिए फटाफट से, ये और ये वाला, इसका भी मतलब सबका ले लीजिए। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, और ये तीसरा पेज है, सबका होगा स्क्रीनशॉट। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखें। गुड नाइट, आई लव यू। और इसी प्रकार से आप सभी लोग लगातार बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।